गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो भैया, हमने पिछली क्लास में वॉइसेस की कहानी को समझना शुरू किया और वॉइसेस की इस कहानी को आज वो सर गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के फर्क को समझा, डायट्रांजिटिव को समझने का काम किया और इस तरह की के ट्रांजिटिव के अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने समझा। चलिए मोहब्बत थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आइए सिलसिले में जोड़ते हैं एक नई टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस हुआ जो सवाल पूछने का काम करता है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, अन्यथा होगा बात अगर आप ध्यान से इसे नहीं सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को जोड़ने, समझने, समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो तरीके का होता है, आप लोगों को जानकारी है ही। एक हुआ हमारे सामने जिसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन की शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम मेंशन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस लिखे हुए सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं जब इस तरीके के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को ही जगह पर आप लोग लिखने की कोशिश करते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। आगे अगर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं तो जो भी ये ऑब्जेक्ट है इसे आप लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह। आगे हमारे पास पैसिव की मिनिमम कंडीशन और फिर हमने यूज की प्रेपोजिशन और उसके बाद हमने मेंशन किया एजेंट। ठीक है दोस्तों, अब चीज़ों को अगर हम समझने का काम करते हैं छोटे से एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ हैव यू डोनेटेड द मनी, मैंने सवाल आपके सामने कहा हैव यू डोनेटेड द मनी। अब अगर मैं कहता हूँ हैव यू डोनेटेड द मनी, तो बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव आप बनाने की कोशिश करते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंस में द मनी का हम लोगों ने जिक्र पहले लिखा। अब इसी के मुताबिक हैव की जगह हमने लिखा हैज, आगे हमने लिखा बच्चों बीन और आगे कहा डोनेटेड बाय, और जो भी हमारे पास डूअर है उसको हम लोगों ने लिखा। फाइन, चलो एक सवाल और लिख लेता हूं। जैसे मैंने कहने की कोशिश की शुड आई पे द बिल, तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस को जब बच्चों पैसे बनाने का काम करते हैं तो पैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने शुड एज इट इज लिखा, द बिल सब्जेक्ट के नाम पर आप लोगों ने लिखा। ठीक है बच्चे, ये हुआ शुड द बिल। आगे हमने कहा बी पेड बाय मी। क्लियर होगी बातचीत बच्चों? अब देखो इसी से जुड़ता मिलता एक दूसरा हुआ हमारे पास जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ओपन एंडेड स्ट्रक्चर में हम पहले लिखा हुआ देखते हैं क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद हम आगे लिखने की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब इस लिखी हुई बातचीत को अगर बड़े ध्यान से आप देखने की कोशिश करें तो ये जो भी कुछ हमारे सामने लिखा है इसी चीज को तो अभी अभी हम लोग यहाँ पर बदल कर आए हैं। अरे भाई हाँ है ना, बड़े ध्यान से देखो, बिल्कुल वही बात है। ये रही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हाँ है ना, यानी कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में सिर्फ इसी बात का तो फर्क है, बाकी तो सारा खेल सेम ही है। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड की जगह तो क्वेश्चन वर्ड ही रखा। बाकी का जो भी आप लोग यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो भी आप लोग यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे, सारी की सारी बात आपकी एज इट इज है, इसमें कोई सवाल ही नहीं बचा हुआ, कोई नई बात नहीं। चलो अब मैं अगर मान लीजिए आपके सामने सवाल लिखना हूं व्हाट डिड शी से, अगर इसका हम पैसिव बनाने की कोशिश करें तो लिखी हुई इस सेंटेंस में व्हाट ट्रांसिटिव वर्ब का आंसर मुझे दे रहा है। पैसिव बनाने की बात अगर हम करें तो व्हाट वाज, आपने कहा सेड बाय हर। ठीक है बेटा, अगर मैं सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा वेयर डिड शी कीप द मनी।
आप इस सेंटेंस का अगर पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, देखो ये वेयर है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे रहा है, लेकिन इस वर्ब के बाद अगर मैं देखता हूँ कीप के बाद ये जो द मनी लिखा है ये तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। तो बात ये समझ आती है या तो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे या फिर वर्ब के बाद लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव का आंसर दे। तो इस द मनी का अगर ट्रांजिटिव के मुताबिक आंसर तैयार हो रहा है, पैसिव बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बिंदास पैसिव बनेगा। और ये हमने तैयार किया वेयर वॉज, आपने सब्जेक्ट के नाम पर लिखा द मनी, उसके बाद आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लिखी केप्ट बाय हर। ठीक है बच्चों, तो पहले एक बार इस बातचीत से नजरें निकालो फिर आगे चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप लोगों ने इस चीज को देख लिया होगा। चलिए इनसे जोड़ते हैं कुछ एक सवालों को। इंटेरोगेटिव्स का अपना ही एक टशन है, क्वेश्चंस के लेवल पर वॉइसेस के कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे चीजें को समझने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप साथ साथ देखें समझें, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, लिखे हुए इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा काम करें फिर बात करनी शुरू करते हैं।
तो दोस्तों इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं पैसिव बनाने पर। विल सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी बात हमारी रह गई है। विल यू टेल मी द ट्रूथ। पैसिव बनाने के लिए अगर हम ध्यान से देखें, विल यू टेल हुम ट्रांजिटिव का आंसर हुआ, विल यू टेल व्हाट ट्रांजिटिव हुआ। तो इसका मतलब इसके एक नहीं दो पैसिव पॉसिबल हैं। पहली बात हम करना शुरू करेंगे इस आई के साथ, शेल आई टेल द ट्रुथ। उसके बाद आप लोगों की कोशिश होगी शेल सॉरी 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 पैसे बना रहे मैं भूल गया, शेल आई बी टोल्ड द ट्रुथ। उसके बाद हम लोगों ने कहा बाय यू। आप चाहें तो इसी का दूसरी तरीके से भी पैसे बना सकते हैं, और ये हुआ आपका दूसरा पैसे, विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू मी बाय यू। वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ क्योंकि सारा दिन पढ़ाते हुए सोचते सोचते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। डू यू नो, डू यू नो, आगे लिखा है दैट दे हेल्प अस। पैसिव बनाने की बातचीत भाई, डू यू नो व्हाट, तो ये पूरा आंसर हुआ, यहीं से पैसिव शुरू हुआ। इज इट नोन टू यू, आगे आपने कहा दैट दे हेल्प्ड हुम। अब लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आपके पास एक ट्रांजिटिव आंसर है, तो इसका भी पैसिव बनाया जा सकता है, वी वर हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, हाउ कैन मनीषा किल निशा। तो पैसिव बनाने के लिए पहले तो आप हाउ कैन एज इट इज लिखेंगे, फिर आपकी निशा पहले पास आनी चाहिए, निशा पास आओ, ठीक है। आगे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने लिखा बी, और उसके बाद हुआ आपकी तरफ से किल्ड, और उसके बाद आपकी मनीषा जो है वो बाई के साथ जाएगी, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा भाई, शिकारी हो तुम लोग, ठीक है। तो खैर चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक अगला सवाल आता है, हैव दे वॉच्ड द मूवी। पैसे बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो पहले द मूवी का जिक्र आएगा, सिंगुलर होने के नाते दोस्तों यहाँ हुआ हैज द मूवी बीन वॉच्ड बाय देम, ठीक है बच्चों। अगला सवाल, वाई डिड द प्रिंसेस कॉल हिम। वाई से क्वेश्चन बनाया, वाई वॉज ही, हिम नहीं, वाई वॉज ही called by the princess। ठीक है दोस्तों, फटाफट से एक बार नजरें निकाले फिर शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस बातचीत को यहाँ पर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए बच्चों थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव्स में हु का पैसिव बाय हुम से बनता है, ये लोग आप जानते ही हैं। चलिए भाई थोड़ी सी बातों को आगे लेके चल लेते हैं। एक अगले टाइप के पैसिव बनाने पर काम करना शुरू करते हैं, और इस बात को हम लोग कहते हैं, इस बात को दोस्तों हम लोग कहते हैं
इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब हमें समझ आता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम बनाने की कोशिश जब करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। और भैया अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप सेंटेंस लिखते हैं डू नॉट के साथ लिखकर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे कहा ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से याद करना चाहें तो ये हो सकता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें प्रोहिबिशन। ठीक है बच्चों, ये अपने आप में 6 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या फिर प्रोहिबिशन। तो कायदे को समझने के लिए एक काम कर रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा शट द डोर। हम लोगों ने इस बातचीत को क्वेश्चन टैग्स के दौरान भी समझा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने कहा प्लीज कॉल हिम, अगर मैं ऐसे और भी सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा मैंने आपके सामने ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, बस एक बार थोड़ा सा पढ़कर देखें, फिर मैं चीजों को समझाने पर काम करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हर एक बात को ध्यान से समझते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन टैग्स की जब बात की थी तो एक बात हम लोगों ने समझी थी कि जितने भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, सभी के सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात बड़ी खास होती है और वो है अपनी टोन। और वो है अपनी टोन। आपकी टोन ऊंची भी हो सकती है, आपकी टोन नीची भी हो सकती है। मैं अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को ऊंची टोन में पढ़ता हूं तो मेरा सेंटेंस बन जाता है, मैंने कहा शट द डोर, तो ये ऑर्डर बनता है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नीची टोन में बोलता हूं, मैंने कहा शट द डोर, तो ये रिक्वेस्ट बनता है। तो टोनल वेरिएशन की वजह से सेंटेंसेस के पैसे बनाने के तरीके बदलते हैं, ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी इंसान के सामने रिक्वेस्ट या उसको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम किसी को भी रिक्वेस्ट या एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की शुरुआत में हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया शुड, आगे लिखा बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसी बात के सेंटेंसेस में टोन हमेशा लो रहती है, टोन हमेशा लो रहती है, कम, नीची, मंदी टोन में हम बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अगर इसी तरह के लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर किसी भी इंसान के सामने ऑर्डर या फिर अगर देने की कोशिश करते हैं कमांड, तो ऑर्डर या कमांड की वजह से आपकी टोन ऊंची रहती है। आपकी टोन
ऊंची रहती है और टोन ऊंची होने का तरीका हुआ पैसे बनाने का लेट, उसके बाद हम लोगों ने लिखा ऑब्जेक्ट, आगे लिखा बी और उसके बाद हमने कहा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसी टोन जब ऊंची होती है तो पैसे बनाने का तरीका बदल जाता है। अब अगर हम समझने का काम करते हैं, लिखा हुआ सेंटेंस शट द डोर, अरे सवाल ये उठ गया दिल में कि इसे पढ़कर कौन सुनाएगा। तो भैया किसी सेंटेंस की टोन को फिक्स करने के लिए अगर रिक्वेस्ट बनाना है तो हम उससे पहले प्लीज का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसे ऑर्डर कैटेगरी में मानते हैं और पैसिव हमने बनाया भैया लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट सेंटेंस हेल्प मी, क्या आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ऑर्डर कह सकते हैं? क्या आप इस लिखे हुए सेंटेंस को किसी के सामने ऑर्डर की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने पैसिव बनाया इसका क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है भैया, आई शुड बी हेल्प्ड। ठीक है दोस्तों, आई शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्लीज कॉल हिम। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, प्लीज कॉल हिम, तो बच्चों इसका जब हम पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो प्लीज होने की वजह से रिक्वेस्ट हुआ और इसीलिए पैसे बनाना शुरू हुआ, ही शुड बी कॉल्ड। ठीक है बच्चों, ही शुड बी कॉल्ड। क्लियर हो गई बातचीत भाई? अगले सेंटेंस पर काम करते हैं, लिखा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, किसी इंसान के लिए एक एडवाइस है, इसलिए पैसिव जब बनाने की बात हम करते हैं तो ये शुड नॉट, सॉरी 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 सॉरी, पैसिव बनाने का काम हुआ योर टाइम, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। अगले सेंटेंस पर अगर हम काम करते हैं, लिखा है गो होम। आप ऑब्जर्व करेंगे गो के बाद ये होम वेयर का आंसर दे रहा है और इससे पहले ये जितने भी सेंटेंसेस हमने बनाए सब के सब तो ट्रांजिटिव थे, लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का मसला हल करने के लिए ही, फिर कह रहा हूं, इंट्रांजिटिव्स का मसला हल करने के लिए ही हम लोगों ने तरीके को सुधारा और पैसे बनाने के लिए पहले लिखा, क्या चीज लिखा भाई साहब, यू, और इसी यू के ठीक बाद हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिखी दोस्तों, आर। क्या लिखा? और जो भी टाइप का ये सेंटेंस है हम उसी की थर्ड फॉर्म इसके साथ जोड़ कर चलते हैं आगे, रिक्वेस्टेड। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर, कमांड अगर नजर आ रही है तो कमांडेड, एडवाइस नजर आ रही है तो भैया एडवाइज्ड, और अगर हम एडवाइस के अलावा वार्निंग देने की बात कर रहे हैं, वार्नड, और अगर वार्निंग के अलावा अगर हम कहने की कोशिश करें प्रोहिबिशन, बेटा प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब आप किसी को किसी काम करने से लीगल तरीके से रोकते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं। जैसे एक धारा है निशा, एक धारा है 144, सुना हमने? एक धारा है 144, क्या होता है उस धारा का अर्थ? कुछ लोगों की पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा की संख्या के लोग एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, नहीं, उनका अर्थ ही हो जाता है कि ये इकट्ठे मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है ना भाई? चलो एक्चुअली मैं खुश इसलिए हूं, अभी अभी हमारी फैमिली में निशा पैदा हुई तो ये सभी के सभी हमारे जो सेंटेंसेस बनाने का तरीका वो थर्ड फॉर्म हुई। और बच्चों इससे आगे अगर हम चलने की बात करें तो भैया जोड़ा हमने टू के साथ और फर्स्ट फॉर्म आगे लिखी हम लोगों ने। क्लियर है? अच्छा एक बात और याद रखना भाई, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट पहले लिखा, टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है? अब मैं इन सेंटेंसेस पर काम करना चाहूंगा। लिखा है गो होम, तो आप जब इसका पैसिव बनाने की कोशिश करोगे तो गो होम इंट्रांजिटिव हुआ, आपने कहा यू आर ऑर्डर्ड टू गो होम। ठीक है बच्चों, अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा मार्च अहेड, बेसिकली ये मार्च के बाद वेयर का हमें आंसर दे रहा है, तो इंट्रांजिटिव होने के नाते इसीलिए इसका भी पैसिव हमने तैयार किया, यू आर कमांडेड टू मार्च अहेड। अगले सवाल पर काम करते हैं। स्टैंडर्डीज स्कूल लेवल पर हमने सुनी थी, ये कभी बोली जाती थी बातें, तो स्टैंडर्डीज का मतलब हुआ यू आर commanded to stand at ease। ठीक है भैया, अगली बात पर काम कर लेते हैं। लिखा है काइंडली सिट डाउन। बच्चों देखो, काइंडली आपकी रिक्वेस्ट मेंटेन करता है और सिट के बाद ये वेयर का आंसर दे रहा है इंट्रांजिटिव, तो इसका भी आंसर बनाना हुआ यू आर रिक्वेस्टेड। इस बात को याद रखें, रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो काइंडली कहने की जरूरत नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है भैया,
अगला सवाल आता है डू नॉट ड्राइव। ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव हुआ, तो यू आर। अब वार्नड लिखते हो तो भी लिख सकते हो। प्रोहिबिटेड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोहिबिटेड अपने आप में ही नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसके बाद हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। यू आर प्रोहिबिटेड टू ड्राइव। अगला सवाल हैव सम रेस्ट, ये किसी इंसान के लिए एक रिक्वेस्ट की बात है, एडवाइस की बात है, तो आप इसे कहने की कोशिश करेंगे यू आर एडवाइस लिख लेते हैं, की बात है। यू आर एडवाइज्ड टू हैव सम रेस्ट। पहले इनको ध्यान से देखें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं ना बच्चों, वो टोनल वेरिएशन की वजह से बदलते हैं। तो टोन की वजह से रिक्वेस्ट या एडवाइस का फॉर्मेट ये हुआ, और आपको विश्वास नहीं होगा, सीजीएल प्रीलिम्स 2019 के लगातार 3 या 4 सिटिंग में ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से बार बार पूछा गया है। खैर, आइए चलते हैं आगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा टाइप भी होता है जिसमें ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा मुशक्कत नहीं है, बड़ी सरल सी बात है। मैं फिर भी समझाना चाहूंगा क्योंकि उस फॉर्मेट से हम पैसिव यहां बना ही रहे हैं। तो ज्यादा इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। जय श्री राम। अब अगर हम समझने का प्रयास करें तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ एक सेंटेंसेस लिख ही डालते हैं तो ये चीजें समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा, लेट अस let us solve this question। कुछ सवाल लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज। पांच सवाल लिखे हैं, कृपया इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अगर हम पैसिव बनाने का काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पैसिव बनाने का तरीका समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1 पर अगर हम काम करते, देखो अब मैं जो बताना चाह रहा था बेटा, लेट से बना हुआ है ये सेंटेंस, है ना। अब लेट से बना हुआ ये सेंटेंस है तो लेट का पैसिव तो सिंपल हो गया बनाना, कोई नई बात नहीं। लेट को तो हमने एज इट इज रखा और इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नाम पर लिखा। लेट दिस क्वेश्चन, आपने कहा बी सोल्ड बाय अस, कोई नई बात नहीं बेटा। सेंटेंस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, लिखा कीप साइलेंस एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। सेंटेंस के अंदर एक नहीं दो, आप कीप साइलेंस किस तरह से कहोगे? आप कीप साइलेंस कहने की जब कोशिश करोगे तो कीप साइलेंस कहने के लिए आपकी टोन ऊंची होगी, और टोन ऊंची हो, भाई सामने शोर हो रहा है तभी तो आप कहोगे कीप साइलेंस। आपके सामने शोर हो रहा है, आप साइलेंस कहने की कोशिश करोगे ऊंची टोन में, इसीलिए आप कहोगे लेट साइलेंस बी केप्ट एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। इसके पास सब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव, इसलिए यू आर प्लीज होने की वजह से रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब। यही तो कंफ्यूजन दी जाती है, सेंटेंसेस के छोटे छोटे नेचर बदल दिए जाते हैं बेहोश करने के लिए। अगला सेंटेंस, लेट देम टेक द बिस्किट्स, वही ऊपर वाला सवाल आता है फिर हमारे सामने, लेट द बिस्किट, आगे अगर हम कहें तो बी टेकन बाय देम। अगला सवाल आता है वेट हियर, लिखा हुआ सेंटेंस इंट्रांजिटिव है, तो आपने किसी भी इंसान को कहा तो यही हुआ, यू आर ऑर्डर्ड टू वेट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव डू नॉट कॉल देम प्लीज, रिक्वेस्ट है तो इस रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो दे शुड नॉट बी कॉल्ड। ठीक है जी, दैट्स इट। फटाफट से देखो बच्चों, फिर एक अगले टाइप के सेंटेंस पर मैं काम कराना शुरू करूंगा आपको। हूं आप लोगों ने इस बातचीत को देख लिया होगा। चलिए दोस्तों, एक अगले टाइप के सेंटेंसेस से भी मैं मिला देता हूं आप लोगों को, और फिर बात बचती है हमारी प्रैक्टिस वाले डिस्कशन पर। वी विल हैव दैट डिस्कशन।
देखो बच्चों, सेंटेंसेस तो हमने कई तरह के कर लिए हैं। अब आती है हमारे पास एक और खास बात। अब आती है हमारे पास एक और खास बात, जो सेंटेंसेस की अगर कैटेगरी पे हम बात करें तो इसे हम कहते हैं दोस्तों रूड सेंटेंस। इसे हम कहते हैं रूड सेंटेंस। रूड होने का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो। जब आप किसी इंसान के साथ रूड होते हो तो रूड होने का मतलब समझ आता है इल मैनर्ड। लेकिन यहां पर सेंटेंसेस में जब इल मैनर्ड की हम बात करते हैं तो ये अपने मीनिंग को लेकर इल मैनर्ड होते हैं। कैसे हैं ये सेंटेंसेस, थोड़ा ध्यान से पहले देखें, फिर मैं चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ना शुरू करूंगा। जय श्री राम। आप इन सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस कहलाते हैं रूड सेंटेंसेस। अब रूड होने का मतलब क्या हुआ, रूड सेंटेंस का होने का मतलब क्या होता है। जब आप रूड की बात करते हो तो रूड होने का मतलब समझ आता है आप जो कह रहे हो वो मीनिंग एक है लेकिन सामने वाला उसके मीनिंग को किसी और सेंस में कन्वे करना या समझना चाहे। मैं इसको थोड़ा आसान बना देता हूं। जैसे कि आप अगर किसी भी इंसान के सामने कुछ कहते हो तो आप कहना चाहते जो हो वो सर आपका कहने की बात तो एक ही है लेकिन आपके कहने का तरीका अलग है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रूड सेंटेंस। अब यहां पर ये रूड होने की क्या सेंस बनती है, थोड़ा सा ध्यान से समझें। रोज स्मेल्स स्वीट। देखो सबसे पहली बात तो ध्यान से देखो, रोज चाहकर भी स्मेल नहीं कर सकता। भाई हाँ है ना, रोज चाहकर भी स्मेल नहीं कर सकता। स्मेल करे इसे कोई और। क्या समझ आया, स्मेल करे इसे कोई और, यानी कि स्मेल करने का काम कोई और करेगा तो ये बात जचती है। इसका मतलब रोज चाहकर भी स्मेल नहीं कर सकता। अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में शुरुआत में हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है नॉन लिविंग डूअर। क्या लिखा मिलता है बच्चों, नॉन लिविंग डूअर। नॉन लिविंग डूअर का मतलब एक ऐसा डूअर जो कि एक्शन नहीं कर सकता, वो नॉन लिविंग डूअर है। क्या रोज स्मेल कर सकता है, स्मेल करेगा कोई और, यानी कि डूअर का जिक्र कहीं और है। अब ऐसे लिखे हुए नॉन लिविंग डूअर के ठीक बाद हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे ही ऐसे, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर लिखा हुआ मिलता है हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो छोटा सा शब्द लिखा है ना, ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है। अब बीमारी ये है ये हाउ का आंसर दे रहा है। अब बीमारी ये है कि लिखे हुए ऐसे सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये है तो अपने आप में, ये है तो अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉन लिविंग डूअर है, और दूसरी तरफ अगर हम इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ हमेशा पैसिव में ही निकलता है। तो भैया अब आप अगर इसको समझने का काम करें तो इसे रूड क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो एक्टिव में है लेकिन अगर आप इसके मीनिंग को समझें तो इसका मीनिंग हमेशा पैसिव में निकलता है। रोज, रोज स्वीट है जब इन्हें कोई स्मेल करता है, यानी कि डूअर का जिक्र सेंटेंस के आखिर में है। ठीक है, पैसिव का मीनिंग तैयार करता है। तो बच्चों इसी के आधार पर इसका हम पैसिव तैयार करते हैं। सबसे पहले नॉन लिविंग डूअर हम मेंशन करते हैं सबसे पहले हम नॉन लिविंग डूअर का जिक्र करते हैं, और नॉन लिविंग डूअर के ठीक बाद अगर आगे हम बात करना चाहें तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक हुई बात तो इज या फिर आर का यूज किया,
पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब हमारे सामने आया वॉज या फिर वर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो भी है हमारे सामने इस एडजेक्टिव का हम लोगों ने जिक्र लिया। अब देखो बेटा, इसको समझते हैं। ये लिखी हुई जो बात है हमारे सामने अगर सिंगुलर हुई, अब अगर ये बात हमारे सामने सिंगुलर हुई, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा लिखकर व्हेन हम सिंगुलर होने के नाते इट का यूज करते हैं। भैया अगर बात आप लोगों की तरफ से प्लूरल हुई तो इट नहीं हम लोग यूज करते हैं दे को। ठीक है बच्चों, और आपके पास जैसी हेल्पिंग वर्ब इनमें से आप यहाँ यूज करोगे वही हेल्पिंग वर्ब आप आने वाली बातचीत के साथ। और भैया पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको याद आती है, क्या हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं एक बार लिख लेता हूँ, पैसिव बनाना सिखाना चाहूंगा आप लोगों को। रोज स्मेल्स स्वीट। आप अगर बच्चों इसका पैसिव बनाना चाहो तो ये नॉन लिविंग डूअर है। ठीक है बेटा, पैसिव बनाने के लिए पहले तो आपने रोज एज इट इज लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर होने के नाते इज आप लोगों ने लिखा स्वीट व्हेन। अब इसी की वजह से आप लोगों ने यहां पर चुना इट, यही हेल्पिंग वर्ब फिर से आप लोगों ने लिखी इट, और जो भी आपकी स्मेल है इसी की थर्ड फॉर्म आप लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है जी, स्मेल्ड। क्लियर है ना। स्मेल्ड होती है, स्मेल्ट होती है, इस बारे में आप अपना घर पर रिसर्च करें। ठीक है ना जी। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का हम पैसिव बनाना चाहें तो लिखा है हमारे सामने इसका पैसिव बनाने का तरीका। भाई ये हमारे सामने वही लॉजिक काम कर रहा है, फिर से पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हुई द डिश। ठीक है भाई, लिखा हुआ सेंटेंस द डिश। आगे अगर हम देखें तो पास्ट इंडेफिनिट होने के नाते आप लोगों ने लिखने की कोशिश की वॉज टेस्टेड। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गलत लिखा बेटा, बिल्कुल गलत लिखा। सिर्फ और सिर्फ वॉज का आप लोग जिक्र करेंगे, पास्ट की वजह से वॉज आपने लिखा। अब लिखेंगे आप डिलीशियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे लिखा व्हेन, सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर आपने चुना इट। आगे लिखा वॉज, और उसके बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं टेस्टेड। क्लियर है जी। अब अगला सवाल आता है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। मैंने लिखा द बॉक्स वॉज हैवी व्हेन इट वॉज वेड। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक अगला सवाल हमारे सामने आया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाई मैंने इसके नाम को समझा, क्विनैन इज बिटर व्हेन इट इज tasted. Right, next sentence we have the quilt feels soft। और पैसिव बनाने की बात अगर हमने कही, द क्विल्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के नाते इज सॉफ्ट। आगे हमने कहा व्हेन इट इज फेल्ट। पहले इस बात को ध्यान से देखें बच्चों, फिर बातें आगे बढ़ाते हैं।
Hello everyone, I'm back. सर ज़रा कमेंट्स लगाएंगे फटाफट से. Good evening everyone. Good evening everyone. आप लोग अपनी क्लास जो देख रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार ज़रा अपनी क्लास से एग्जिट करके वापस अपनी क्लास को एक बार क्लिक करेंगे तो आप कमेंट्स कर पाएंगे. आप एक बार एग्जिट करके वापस क्लिक करेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. वॉइसेस का हमारा डिस्कशन कंप्लीट है यहाँ पर. और मॉडल एक्सिलरीज आपकी तरफ से, मेरी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट हुआ है. गेट लोस्ट का पैसिव क्या होगा? गेट लोस्ट बेसिकली इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट. बिल्कुल नहीं, रिटोरिकल क्वेश्चंस का हम पैसिव नहीं बना पाते. तो नहीं उसी में आपके साथ आज पैसिव की हम लोगों ने कहानी को कंप्लीट किया है. और कल मेरी आपके साथ मुलाकात होगी आपके निश्चित समय पर. जब तक आप लोगों ने पूरी बात रिवाइज नहीं की होगी तब तक प्रैक्टिस में आप लोग मेरे साथ पिकअप नहीं बनाएंगे. इसीलिए चीज़ों को मैं आज यहीं पर रोक रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ पहले आप चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के ठीक बाद आगे चीज़ों को फिर हम लोग बढ़ाते हैं प्रैक्टिस के साथ. तो आज के लिए इतनी ही बात हम रखेंगे दोस्तों. मिलते हैं कल की क्लास में. आज मैं भी थोड़ा थका हूँ. आज के लिए इतना ही. अच्छे से रिवाइज करें दोस्तों. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. सबकी शादी समय से हो.